हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पिंकी झा आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्लैरिफिकेशन इशू किया है ऑन आरसीएम, ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आगे हम देखते हैं अभी गवर्नमेंट ने ये नया क्लैरिफिकेशन इशू किया है, सर्कुलर इशू किया है क्लैरिफाई करने के लिए कि जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कितना एप्लीकेबल होगा और कितना एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सर्कुलर इशू किया उन्होंने, सर्कुलर नंबर 140/10/2020 जीएसटी। आइए देखते हैं इस सर्कुलर में उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया है, क्या लिखा है उन्होंने। सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन. Various references have been received from trade and industry seeking clarification whether the GST is leviable on directors' remuneration paid by companies to their directors. बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कि जीएसटी और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एप्लीकेबल होगा तो कितना एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, क्या जो हम नॉर्मली डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन भरते हैं उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जो जिनके ऊपर हम सैलरी हेड में टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 192। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन इशू किया है। इसके बाद अभी हमारा जो लाइफ है, जो अंडर आरसीएम लाइफ है हमारा, वो काफी सिंपल हो जाएगा। Various doubts have been raised as to whether the remuneration paid by companies to their directors falls under the ambit of entry in Schedule 3 of the CGST Act 2017, that is, services by an employee to the employer in the course of or relation to his employment. Schedule 3 में जो employer का जो services in relation में जो services provide किया है वो exempt बताया है उन्होंने, उसको supply consider नहीं किया है। बट रिसेंटली एक एडवांस अथॉरिटी रूलिंग आया था जिसमें उन्होंने एडवांस अथॉरिटी रूलिंग में ये कंक्लूड किया था कि जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा ऑन आरसीएम बेसिस ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। जो भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन देती है इवन इन अंडर सेक्शन 192। उसके बाद से बहुत कंफ्यूजन हो गया था, तो गवर्नमेंट को ये जरूरत था कि वो एक क्लैरिफिकेशन इशू करे, जो उन्होंने अभी ये सर्कुलर के थ्रू इशू किया है। फर्दर ये देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है सर्कुलर में। The issue of remuneration to directors has been examined under following two different categories. उन्होंने दो कैटेगरीज में इशू को एग्जामिन किया है। फर्स्ट, लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी on remuneration paid by companies to the independent directors defined in terms of section 149 subsection 6 of the Companies Act 2013 for those directors who are not the employees of the said company. तो पहला जो एप्लीकेबिलिटी उन्होंने कंसिडर किया है वो ऐसे डायरेक्टर्स का कंसिडर किया है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और जो डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के लिए उनका लेवेबिलिटी कंसिडर किया है, वो इशू को कंसिडर किया है। और सेकंड इशू उन्होंने जो कंसिडर किया है ये सर्कुलर में वो है लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हु आर एम्प्लॉयज ऑफ द सेड कंपनी। सेकेंड इश्यू जो उन्होंने कवर्ड किया है वो ये है, जो हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजिंग डायरेक्टर को जो एम्प्लॉयज है कंपनी के। अभी डिटेल में देखते हैं, उन्होंने डिटेल में इश्यू को क्लैरिफाई किया है विद कंपनीज एक्ट सेक्शंस एंड ऑल प्रॉपर। Liability of GST on remuneration paid by companies to the independent directors or those directors who are not the employee of the said company. The primary issue to be decided is whether or not a director is an employee of the company. गवर्नमेंट ने सीपीएससी ने ये बताया है अभी कि जो हमारा प्राइमरी इशू है इस मैटर को लेकर ये है कि हमें जो डायरेक्टर है वो कंपनी के एम्प्लॉय है या नहीं, ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है। इन दिस रिगार्ड, फ्रॉम द पेरिशन ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट कैन बी inferred that the definition of a whole-time director under section 294 of the Companies Act is an inclusive definition. वो क्या बोल रहे हैं कि जो होल टाइम डायरेक्टर का डेफिनेशन है अंडर कंपनीज एक्ट वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दस ही मे नॉट बी अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इनका ये मतलब है कि होल टाइम डायरेक्टर ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है या फिर कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकते। एंड फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन के ऊपर बता रहे हैं। द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स
under section 149 of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of Companies Share Capital and Debentures Rules 2014, makes it amply clear that such director should not have been an employee or proprietor or partner of the said company. फिर उन्होंने ये हमें बताया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या डेफिनेशन है अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या डेफिनेशन है कि वो डायरेक्टर्स कंपनी से किसी भी एंगल से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, या फिर कंपनी के प्रोप्राइटर नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, ना ही कंपनी के पार्टनर्स होने चाहिए इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये पीछे के 3 फाइनेंशियल ईयर्स में वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ऐसे डायरेक्टर्स को ही हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे अंडर सेक्शन 149। ये उन्होंने हमें डेफिनेशंस बता दिया कि कंपनीज एक्ट में क्या क्या डेफिनेशन है ऑफ होल टाइम डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फर्दर देखते हैं कि अभी क्या क्लैरिफाई किया है उन्होंने। देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द सेड कंपनी, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम टू द कंपनी इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। तो उन्होंने अभी ये कंक्लूड कर दिया इस पैरा में कि जो डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं हैं और जो उन्होंने जो सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड किया है इन लिeu ऑफ रेम्यूनरेशन, वो शेड्यूल 3 के स्कोप के बाहर है, इसीलिए उनका जो सर्विसेज है टैक्सेबल है। देयरफॉर टैक्सेबल in terms of entry at SI number 6 of the table annexed to notification number 13 of 2017। ये जो नोटिफिकेशन नंबर है 13 ऑफ 2017, ये आरसीएम का नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने वेरियस सर्विसेज स्पेसिफाई किए हैं जो अंडर आरसीएम टैक्सेबल होगा। 13 of 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 June 2017। The recipient of the said services, that is the company, is liable to discharge the applicable GST on it on reverse charge basis। ये जो नोटिफिकेशन है उसके तहत जो रिसिपिएंट है कंपनी के, वो कंपनी का जो डायरेक्टर के ऊपर का जो जीएसटी लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज करेंगे। फर्दर देखते हैं और ये पैरा में उन्होंने फाइनली कंक्लूड कर दिया है। अकॉर्डिंगली इट इज hereby clarified that remuneration paid to such independent directors or those directors by whatever name called who are not employees of the said company is taxable in the hands of the company on reverse charge basis। तो उन्होंने फाइनली इस पैरा में ये कंक्लूड किया है कि जो डायरेक्टर, जिन डायरेक्टर्स को कंपनी रेम्यूनरेशन दे रही है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, वो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है या चाहे वो कोई भी डायरेक्टर्स है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, तो उनका जो भी रेम्यूनरेशन पे होता है फ्रॉम कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी है उसके ऊपर जीएसटी डिस्चार्ज करने की ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सेकेंड इश्यू उन्होंने कंसिडर किया है वो है सेकेंड पॉइंट, लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द डायरेक्टर्स हु आर आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। अभी कंपनी जो अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है और वो डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय है, उसका क्या एप्लीकेबिलिटी होता है अंडर जीएसटी, वो देखते हैं। Once it has been ascertained whether a director, irrespective of name and designation, is an employee, it would be pertinent to examine whether all the activities performed by the director are in the course of employer-employee relation, that is, a contract of service। बोल रहे हैं कि अगर एक बार डायरेक्टर का जो डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो हमें एग्जामिन करना चाहिए, और जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं बाय द डायरेक्टर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में है कि नहीं, उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होना चाहिए। द इशू हैज बीन deliberated by various courts and it has been held that a director who has also taken an employment in the company may be functioning in dual capacities। बहुत सारे कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया है कि जो डायरेक्टर कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वो डुअल कैपेसिटीज में काम करते हैं, नेमली वन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द अदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। पहला उनका जो कैपेसिटी वो एज अ डायरेक्टर काम करते हैं, और दूसरा उनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ मास्टर एंड सर्वेंट का, दैट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट entered into with the company। Further, it is also pertinent to note that similar identification to that in para 5.1 above and treatment of the director's remuneration is also present in the Income Tax Act। जो similar identification Income Tax Act में भी present है, wherein the salaries paid to directors are subject to TDS under section 192 of the Income Tax Act। सेम आइडेंटिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट में भी है,
ऐसे एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को हम जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशनशिप देते हैं वो अंडर सेक्शन 192 में डिडक्ट होता है उनका टीडीएस. However, in case where the remuneration is in the nature of professional fees and not salary, the same is liable for deduction under section 194J of the IT Act. उसी तरह जो रेम्यूनरेशन हम प्रोफेशनल फीस बोल के देते हैं और वो सैलरी नहीं है तो उनका टीडीएस डिडक्ट होता है 194J of the IT Act में. Accordingly, it is clarified that the part of director's remuneration which are declared as salaries in the books of a company and subject to TDS under section 192 of the IT Act are not taxable being consideration for services by an employee. अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कंक्लूड किया है और क्लैरिफाई किया है कि जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हम प्रोवाइड करते हैं एज अ सैलरी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो उनके ऊपर टीडीएस ड्राइव होता है अंडर सेक्शन 192 में ऑफ आईटी एक्ट. वो टैक्सेबल नहीं है अंडर जीएसटी. नॉट टैक्सेबल बीइंग कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय. टैक्सेबल नहीं होगा अंडर जीएसटी बेस्ड ऑन आरसीएम क्योंकि वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का सर्विसेज माना जाएगा और इसीलिए वो शेड्यूल 3 के तहत कवर्ड होगा और वो एग्जम्प्ट हो जाएगा. It is further clarified that the part of employee director's remuneration which is declared separately other than salaries in the company's accounts and subject to TDS under section 194G of the IT Act as fees for professional or technical service shall be treated as consideration for providing services which are outside the scope of Schedule 3. फर्दर उन्होंने क्लैरिफाई किया है जो डायरेक्टर सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं और जिनके जो सैलरी का पार्ट नहीं है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और जिनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194J में फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज के हेड में वो शेड्यूल 3 के स्कोप से बाहर है इसीलिए वो उनका सर्विसेज टैक्सेबल होगा ऐसे डायरेक्टर्स का सर्विसेज एज पर नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017. और अकॉर्डिंगली जो रिसिपिएंट है इन दिस केस कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन इट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. कंपनी को जीएसटी डिस्चार्ज करने पड़ेगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. तो ये पूरा जो सर्कुलर है गवर्नमेंट का ये रीड करने के बाद अब हम सब लोग ये सब समझ गए होंगे कि जिस डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन हम पे करते हैं और जिनका सैलरी हेड में हम डिस्क्लोज करते हैं रेम्यूनरेशन और उनके ऊपर हम टीडीएस रेट करते हैं अंडर सेक्शन 192 में उनके ऊपर हमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर्ड हो रहे हैं ऑफ सीजीएसटी एक्ट. और जिनका हम सैलरी हेड में डिस्क्लोज नहीं करते हैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन और सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194G ऑफ द आईटी एक्ट एज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज वो शेड्यूल 3 के स्कोप के बाहर है इसलिए उनके ऊपर हमें जीएसटी भरना पड़ेगा. उसके ऊपर हमें जीएसटी भरना पड़ेगा कंपनीज को अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस. आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और जो आज का टॉपिक है हमारा सबको क्लियर हुआ रहेगा. अगर मेरा ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर अपडेट्स इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.